सेंट्रल एशिया का एक योद्धा, पर्शिया का एक शाही दरबार और भारत की जमीन पर खड़ा ताजमहल, ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी सल्तनत की कहानी जिसने 3 सदियों से ज्यादा वक्त तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की। ये सल्तनत थी मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर सिर्फ जंग और तलवारों का राज नहीं था, ये एक ऐसा सिस्टम था जो वक्त के साथ बदलता रहा। ताकत का सिस्टम, कल्चर का सिस्टम, धर्म और एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम। इसने साउथ एशिया की तारीख को नए मायने दिए और ऐसे निशान छोड़े जो आज भी जिंदा है। 16वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में पानीपत के धूल भरे मैदानों से शुरू होकर 19वीं सेंचुरी के बीच तक, जब इंपीरियल रूल का सिंबॉलिक अंत हुआ, मुगल सिर्फ इमारतें ही नहीं छोड़ गए, उन्होंने सियासत का तरीका बदला, जुबानों को नया रूप दिया, आर्किटेक्चर को एक पहचान दी और धार्मिक पॉलिसीज ऐसी बनाई जिनका असर आज भी महसूस होता है। ये है मुगल एम्पायर की पूरी कहानी। कैसे ये उठा, कैसे इसने राज किया, कैसे ये टूटा और कैसे वक्त की आंधी में बह गया। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप ये डॉक्यूमेंट्री कहां से देख रहे हैं। हमें जान के खुशी होगी और हम मजीद इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए बनाते रहेंगे। सेंट्रल एशिया के ऊंचे मैदानों में जहां दूर तक फैली हुई स्टेप जमीन सख्त पहाड़ों से मिलती है, वहीं एक ऐसी नस्ल तैयार हो रही थी जो आगे चलकर बड़े फाते हासिल करने वाली थी। मुगल एम्पायर की शुरुआत भारत से नहीं होती, इसकी जड़ें कई सदियों पहले उस दुनिया में मिलती हैं जो तारीख के 2 सबसे खौफनाक लोग थे, चंगेज खान और तिमूर, जिसे टैमरलन कहा जाता है। मुगल एम्पायर को समझने के लिए पहले उस दुनिया को समझना जरूरी है जहां से इसके फाउंडर बाबर आए। तिमूर या टैमरलन का जन्म 1336 में समरकंद के पास हुआ, जो आज के उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। तिमूर ने दावा किया कि उसका रिश्ता चंगेज खान से शादी के जरिए था, खून के रिश्तों से नहीं। फिर भी उसका इरादा मंगोल्स के बराबर एक एम्पायर खड़ा करने का था। 14वीं सेंचुरी के आखिरी सालों में तिमूर ने बहुत ही जालिमाना मिलिट्री कैंपेन के जरिए पर्शिया, सेंट्रल एशिया, मेसोपोटामिया और भारत के कुछ हिस्सों तक अपना एम्पायर फैलाया। लोग उससे एक तरफ इज्जत देते थे और दूसरी तरफ उससे डरते भी थे। 1398 में उसने नॉर्थ इंडिया पर हमला किया और दिल्ली शहर को बुरी तरह लूट लिया। बर्बादी इतनी ज्यादा थी कि शहर पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन तैमूर यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुका। उसका मकसद राज करना नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाना था। 1405 में तैमूर की मौत के बाद उसका एम्पायर जल्दी ही टूट गया। लेकिन उसने सिर्फ बर्बादी ही नहीं छोड़ी, उसने एक ऐसी सियासी और सांस्कृतिक विरासत छोड़ी जिसमें पर्शियन कोर्ट कल्चर और मंगोल मिलिट्री सिस्टम का मेल था। उसके डिसेंडेंट, जिन्हें तिमुरिड कहा गया, हेरात और समरकंद जैसे शहरों पर राज करते रहे। ये शहर आर्ट, साइंस और लिटरेचर के बड़े सेंटर्स बन गए। इसी माहौल में साल 1483 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर एक तिमोरिद राजकुमार था जिसका जन्म फरगाना वैली के अंधीजान शहर में हुआ, जो आज ईस्टर्न उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। अपने पिता उमर शेख मिर्जा के जरिए बाबर सीधा तिमूर का डिसेंडेंट था। अपनी माँ कुतुलग निगार खानुम के जरिए उसका लिनिये जंगेज खान तक जाता था। नस्ली तौर पर देखा जाए तो बाबर यूरेशिया की 2 सबसे ताकतवर इंपीरियल विरासतों का वारिस था। लेकिन असल जिंदगी में वो एक छोटा सा रूलर था, एक ऐसे इलाके में जहां कई वॉर लॉर्ड्स आपस में लड़ रहे थे। वफादारी कमजोर थी और जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में अपने पिता की अचानक मौत के बाद बाबर ने फरगाना का तख्त संभाला। ये एक छोटी सी रियासत थी और छोटा राजा जल्द ही अपने रिश्तेदारों और दुश्मनों के खतरों से घिर गया, जो उसकी हुकूमत पर भरोसा नहीं करते थे। फिर भी बाबर का एक साफ मकसद था, अपने पूर्वज तिमूर के शहर समरकंद पर कब्जा करना। अगले कुछ सालों में उसने समरकंद को हासिल करने के लिए कई मिलिट्री कैंपेन चलाए। 15 साल की उम्र में वो कुछ वक्त के लिए शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो गया, लेकिन उसे संभाल कर रख नहीं पाया। लोकल विरोध, बदलती हुई पॉलिटिक्स और रिसोर्सेज की कमी ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने ना सिर्फ समरकंद खो दिया, बल्कि अपना घर फरगाना भी हाथ से निकल गया। कुछ
कुछ वक्त के लिए बाबर एक ऐसा बादशाह बन गया जिसके पास कोई सल्तनत नहीं थी। इन शुरुआती नाकामियों ने बाबर की सोच को गहरा असर दिया। उसके पास सिर्फ रॉयल खून ही नहीं था, बल्कि बड़ा बनने का एक मजबूत यकीन भी था। लेकिन सेंट्रल एशिया की सियासी तस्वीर बदल चुकी थी। शैबानी खान के नीचे उज़्बेक कबाइलों की बढ़ती ताकत ने बाबर को और ज्यादा साउथ की तरफ धकेल दिया। जब सेंट्रल एशिया में उसके सपने रुक गए तो उसने अपना ध्यान काबुल की तरफ मोड़ लिया, जो आज के अफगानिस्तान में है। 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और वहीं से अपनी नई ताकत की बुनियाद रखी। काबुल कोई बड़ा इंपीरियल सेंटर नहीं था, लेकिन इसने बाबर को एक मजबूत बेस दिया। यहीं से उसने अपनी हुकूमत को स्टेबल किया, अपनी फौज को दोबारा तैयार किया और पहाड़ों के पार नॉर्थ इंडिया के उपजाऊ मैदानों की तरफ देखना शुरू किया। 16वीं सेंचुरी के शुरुआती सालों में भारत की सियासी हालत काफी बिखरी हुई थी। दिल्ली सल्तनत, जो कभी नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्सों पर राज करता था, वक्त के साथ कमजोर पड़ चुका था। अफगान ओरिजिन्स की लोदी डायनेस्टी दिल्ली पर हुकूमत कर रही थी, लेकिन उनकी अथॉरिटी को बगावत पर उतरे गवर्नर्स और रीजनल पावर्स से लगातार चैलेंज मिल रहा था। डेक्कन प्लेटू में ताकतवर सल्तनतें मौजूद थी। राजस्थान के ज्यादा हिस्सों पर राजपूत राज्य का कब्जा था। बंगाल, गुजरात और मालवा अलग अलग अमीर और आजाद सल्तनतें थी। सीधी बात ये थी कि नॉर्थ इंडिया डिफरेंट पावर्स का एक मिक्स था, जहां कोई एक बड़ी ताकत हावी नहीं थी। बाबर को ये जमीन मौकों से भरी हुई नजर आई। भारत में बाबर की दिलचस्पी नई नहीं थी। उसके पूर्वज तैमूर ने 1 सदी से भी ज्यादा पहले यहाँ हमला किया था। बाबर खुद भी काबुल के दौर में पंजाब के इलाके पर एक छोटा सा हमला कर चुका था, लेकिन 1520 में जो बदलाव आया वो एक सीरियस दावत थी। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने कुछ और अलायंस के साथ मिलकर बाबर को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद के लिए बुलाया। बाबर ने इसे अपना मौका समझा। ये सिर्फ लूटपाट का बुलावा नहीं था, बल्कि उस इंपीरियल शान को वापस पाने का रास्ता था जिसे वो अपना जन्मसिद्ध हक मानता था। उसने एक बड़ी मिलिट्री कैंपेन की तैयारी शुरू कर दी। ये पल एक टर्निंग पॉइंट था। बाबर अब सिर्फ एक भटका हुआ तिमुरिद राजकुमार नहीं रहा जो समरकंद को वापस जीतने की कोशिश कर रहा हो। अब वो काबुल से हुकूमत करने वाला एक तजुर्बाकार मिलिट्री लीडर था जो एक नए इलाके में अपना दावा ठोकने के लिए तैयार था। अपने सेंट्रल एशियन पूर्वजों के मुकाबले कम रिसोर्सेज होने के बावजूद बाबर अपने माहौल को बेहतर समझने वाला लीडर था। उसने सोच समझकर कदम उठाए। पंजाब में कई बार छोटी छोटी एक्सपीडिशंस की, जमीन को परखा और नए अलायंस बनाए। एम्पायर तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। बाबर की फौज ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो डिसिप्लिन घुड़सवार फौज, नए मिलिट्री टैक्टिक्स और मैच लॉक फायर आर्म्स पर भरोसा करता था। ऐसी टेक्नोलॉजी जो एशिया भर में जंग का तरीका बदल रही थी। उसकी सबसे मशहूर कैंपेन, जिसने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी, अब ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाई क्योंकि बाबर सेंट्रल एशिया की उथल पुथल भरी दुनिया से गुजरते हुए एक लंबा और दर्दनाक सफर तय कर चुका था। 16 सेंचुरी के शुरुआती दौर तक बाबर एक फैसलाकुन मोड़ पर खड़ा था। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सेंट्रल एशिया के सियासी हंगामे में गुजारा था। शहरों को संभालना, फौज इकट्ठी करना और तैमूर विरासत को बचाए रखना। लेकिन अब काबुल से बैठकर उसकी नजर साउथ की तरफ थी। नॉर्थ इंडिया, जो बिखरा हुआ और अनस्टेबल था, उसे सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि हुकूमत को जायज साबित करने का मौका दे रहा था। बाबर का मकसद सिर्फ लूट या हमला नहीं था, बल्कि एक मजबूत और टिकाऊ सल्तनत खड़ी करना था। 1526 की स्प्रिंग सीजन में ये एम्बिशन अपने फैसलान पल पर पहुंच गया। बाबर का भारत की तरफ बढ़ना अचानक नहीं था। पिछले कुछ सालों में वो पंजाब में कई छोटी छोटी चढ़ाइयां कर चुका था, इत्तेफाक बना रहा था और अपनी फौज को परख रहा था। लेकिन इस बार उसका इरादा यहीं रुकने का था। इस बड़े कदम का असली ट्रिगर भारत के अंदर से ही आया। दिल्ली सल्तनत के कुछ नाराज लीडर्स, खासकर दौलत खान लोदी और आलम खान, बाबर के पास आए। उन्होंने ऑफर दिया, सुल्तान इब्राहिम लोदी को हटाने में मदद करो
और ताकत में हिस्सा पाओ। बाबर ने इसे सिर्फ एक टेम्परेरी डील के तौर पर नहीं देखा, उसने इसमें एक नया एम्पायर खड़ा करने का मौका देखा। इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान, 1517 में तख्त पर बैठा था। वो एनर्जेटिक और एम्बिशियस था, लेकिन उसकी हुकूमत रीजनल गवर्नर्स और ताकतवर उमराओं के साथ तनाव से भरी हुई थी। पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश में उसने दरबार के कई लोगों को अपने खिलाफ कर लिया। जब बाबर ने 1526 के शुरू में इंडस नदी पार की, तब इब्राहिम लोदी सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अपनी ही सल्तनत के अंदर से खतरों का सामना कर रहा था। बाबर की फौज लगभग 12,000 सिपाहियों की थी, वहीं इब्राहिम लोदी के पास लगभग उससे 10 गुना ज्यादा फौज थी। अंदाजा 80,000 से 1 लाख से भी ऊपर तक का लगाया जाता है। तादाद का फर्क बहुत ज्यादा था, लेकिन बाबर नंबर्स पर नहीं, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और फायर पावर पर भरोसा करता था। 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली से लगभग 90 किमी उत्तर पानीपत के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने आईं। बाबर की फौज छोटी होने के बावजूद कई मामलों में आगे थी। वो अपने साथ ऑटोमन स्टाइल मैचलॉक मस्केट्स और फील्ड आर्टिलरी लाया था, जो उस वक्त भारतीय जंगों में नई टेक्नोलॉजी थी। उसने तुलगमा नाम की एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, जिसमें फौज को अलग अलग कोऑर्डिनेटेड यूनिट्स में बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लिया जाता था। बाबर के कमांडर उस्ताद अली कुली आर्टिलरी संभाल रहे थे, जबकि मुस्तफा रूमी कैनन्स के डिप्लॉयमेंट देख रहे थे। ये कैनन्स गाड़ियों से जुड़ी हुई थी, जो मिलकर एक तरह का मोबाइल फोर्ट्रेस बनाती थी, जिसे ऑटोमन रूमी फॉर्मेशन कहा जाता था। बाबर खुद पूरी लड़ाई को बहुत ही सोच समझकर डायरेक्ट कर रहा था। उसकी फौज ने ट्रेंचेस खोदी और गाड़ियों से डिफेंसिव दीवार बनाई। उसके पीछे आर्टिलरी खड़ी थी, जो आगे बढ़ती दुश्मन की कतरों पर आग बरसा रही थी। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद इब्राहिम लोदी की फौज अच्छी तरह कोऑर्डिनेटेड नहीं थी। उनमें स्ट्रक्चर और मोबिलिटी की कमी थी, जो जंग के हाथी कभी भारतीय बैटलफील्ड पर खौफ की निशानी हुआ करते थे। कैनन फायर के सामने बेकार साबित हुए और बोझ बन गए। जैसे ही बाबर की फौज ने अपने फ्लैंकिंग मनूवर्स पूरे किए, लोदी की फौज में अफरा तफरी मच गई। इब्राहिम लोदी खुद बैटलफील्ड पर मारा गया। नतीजा बिल्कुल साफ था, दिल्ली सल्तनत टूट चुका था, दिल्ली का रास्ता खुल चुका था। बाबर दिल्ली में एक टेम्परेरी हमलावर के तौर पर नहीं, बल्कि एक नए हुक्मरान के रूप में दाखिल हुआ। पानीपत की इस जीत के साथ ही मुगल एम्पायर का जन्म हुआ। पानीपत की जीत के साथ ही मुगल एम्पायर का जन्म हुआ। बाबर ने अपनी यादों की किताब बाबरनामा में इस जंग का जो बयान दिया है, वो डिटेल में है, लेकिन बिना बढ़ा चढ़ाकर। वो अपनी पर्सनल रोल को ज्यादा हाईलाइट नहीं करता, बल्कि अपनी फौज की डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन पर जोर देता है। ये साफ दिखाई देता है कि बाबर के लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये उस सपने का पूरा होना था जो वो काफी अरसे से देखता आ रहा था। भारत में एक ऐसी सल्तनत खड़ी करना जो सेंट्रल एशिया की बेचैन और अनस्टेबल सियासत से आगे हो और तिमुरिद विरासत को आगे बढ़ाए। लेकिन जीत सिर्फ शुरुआत थी। असली इम्तिहान पावर को मजबूत करना था। पानीपत के सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद बाबर को एक नया खतरा सामना करना पड़ा। हारा हुआ लोदी डायनेस्टी के अफगान सरदार इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में दोबारा इकट्ठा हो गए। इसी दौरान राजपूत कन्फेडरेसी, जिसका नेता मेवाड़ का राणा सांगा था, बाबर के आने को अपने इलाके में दखल समझने लगा। बाबर की पोजीशन बिल्कुल भी सिक्योर नहीं थी। वो एक साथ कई सियासी तूफानों के बीच खड़ा था। सबसे बड़ा और सीरियस चैलेंज राजपूतों की तरफ से आया। राणा सांगा एक बहुत ही ताकतवर योद्धा और स्ट्रैटेजी का मास्टर था। वो पहले से ही नॉर्थ इंडिया पर अपना दबदबा बनाना चाहता था। उसने कई राजपूत क्लैंस को एक साथ जोड़ लिया था और पहले कुछ झड़पों में इब्राहिम लोदी को हरा भी चुका था। लोदी डायनेस्टी के खत्म होने के बाद वो दिल्ली की ताकत का नेचुरल वारिस खुद को समझने लगा। लेकिन बाबर ने जो जीता था, उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। 1527 की शुरू में दोनों तरफ जंग की तैयारी शुरू हो गई।
राजपूत खतरे को समझते हुए बाबर ने अपनी पब्लिक स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव किया। अब तक वो अपनी कैंपेन को सिर्फ डायनेस्टी और राजगद्दी के कॉन्टेक्स्ट में दिखाता आया था, लेकिन अब राजपूत चैलेंज के सामने उसने अपनी जंग को गज़वा यानी धार्मिक जंग के रूप में पेश किया। ये एक पॉलिटिकल मूव भी था, जिससे वो अपनी मिक्स्ड फौज, जिसमें ज्यादातर सेंट्रल एशियन मुस्लिम्स थे, को एक कॉमन मकसद के नीचे ला सके और उनकी वफादारी मजबूत कर सके। बाबर ये भी जानता था कि राजपूत अपनी हिंदू वॉरियर ट्रेडिशन के रक्षक माने जाते थे और उन्हें हराना उसकी अथॉरिटी को और ज्यादा मजबूत करेगा। मार्च 1527 में दोनों फौजें आगरा के वेस्ट में खानवा के मैदान पर आमने सामने आई। राजपूत फौज बड़ी थी और पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन एक बार फिर बाबर की स्ट्रैटेजी और फायर पावर ने बाजी पलट दी। उसने ट्रंचेस, मजबूत गन पोजीशंस और कैवलरी अटैक्स का इस्तेमाल करके राजपूत फॉर्मेशंस को तोड़ दिया। भयानक जंग के बाद राणा सांगा जख्मी हो गया और उसकी फौज को पीछे हटना पड़ा। खानवा की जीत ने नॉर्थ इंडिया में बाबर की हुकूमत को पक्का कर दिया। अगले 2 सालों में बाबर ने बहुत तेजी से अपनी पावर कंसोलिडेट की। 1529 में घाघरा की जंग में उसने ईस्टर्न इंडिया के अफगान ग्रुप्स को हरा दिया, जिससे लोधी लॉयलिस्ट्स की आखिरी बड़ी रेजिस्टेंस भी खत्म हो गई। उसने अपने वफादार सरदारों को जमीन बांटी, इंपॉर्टेंट शहरों में गैरिसन्स बनाए और एक गहरी तरह से बिखरे हुए इलाके में सिस्टम लाने की कोशिश की। फिर भी भारत के बादशाह के रूप में बाबर का दौर ज्यादा लंबा नहीं रहा। पानीपत के सिर्फ 4 साल तक उसने दिल्ली और आगरा से हुकूमत की। दिसंबर 1530 में वो बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 47 साल का था। अपनी मौत से पहले उसने अपने बेटे हुमायूं को अपना वारिस घोषित किया, लेकिन हुमायूं को एक स्टेबल एम्पायर नहीं बल्कि एक नाजुक बुनियाद मिली। बहुत सारी जमीन अभी भी सेमी इंडिपेंडेंट सरदारों के पास थी और एम्पायर का भविष्य बिल्कुल भी पक्का वो कर दिखाया जो उससे पहले कोई भी सेंट्रल एशियन योद्धा नहीं कर पाया था। पानीपत, खानवा और घाघरा की उसकी जीतों ने मुगल डायनेस्टी के लिए जमीनी और सियासी बुनियाद तैयार कर दी। जब 1530 के आखिरी दिनों में बाबर की मौत हुई, तब मुगल एम्पायर अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में था। 3 बड़ी जंगों के जरिए नॉर्थ इंडिया के मैदानों से इस एम्पायर को खड़ा किया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके बेचैन और अनस्टेबल थे। अब इस जिम्मेदारी को संभालने वाला शख्स बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। अपने पिता की मौत के वक्त हुमायूं सिर्फ 22 साल का था। उसकी परवरिश काबुल के दरबारों में हुई थी और बचपन से ही उसे जंग की ट्रेनिंग मिली थी। वो बाबर के साथ भारत की कैंप में भी शामिल रहा था। लेकिन एक एम्पायर के लिए लड़ना और एक एम्पायर को संभालना दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। हुकूमत संभालते ही हुमायूं को इंटरनल डिवीजन, खोखली फाइनेंसेस और ताकतवर बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा। हुमायूं का एम्पायर जैसे उसके बाद आने वाले बादशाह बना पाए उतना सेंट्रलाइज नहीं था। ये एक यूनिफाइड सल्तनत से ज्यादा अलग अलग कंटेस्टेड इलाकों का ग्रुप था। दिल्ली और आगरा के आसपास उसकी अथॉरिटी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन बंगाल, गुजरात, मालवा और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर या तो आजाद सुल्तानों का राज था या फिर खुली बगावत चल रही थी। इसके अलावा अफगान ग्रुप्स जो बाबर के दौर में हराए गए थे, पूरी तरह से शांत नहीं हुए थे। हुमायूं की सबसे पहली और बड़ी गलती उसकी ज्यादा दिलदारी थी। ताकत को एक ही ताज के नीचे मजबूत करने के बजाय उसने एम्पायर को अपने भाइयों के बीच बांट दिया। कामरान मिर्जा को काबुल और पंजाब का कंट्रोल दिया गया। छोटे भाई अस्करी और हिंदल को छोटे इलाके मिले। ये फैसला पारिवारिक एकता दिखाने के लिए था, लेकिन बहुत जल्दी इसका उल्टा असर सामने आ गया। खासकर कामरान मिर्जा बहुत ही एम्बिशियस और वफादारी से दूर निकला। एम्पायर के इस बंटवारे ने अलग अलग पावर सेंटर्स बना दिए, जो आने वाले सालों तक हुमायूं की हुकूमत को कमजोर करते रहे। शुरुआती सालों में हुमायूं ने ईस्टर्न इंडिया पर अपना कंट्रोल बनाना चाहा। उसने बंगाल के अफगान सुल्तान के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की, लेकिन वो ठीक से प्लान नहीं हो पाई और बिना किसी खास नतीजे के लंबी खींचती चली गई। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि इसी दौरान ईस्ट से एक नया खतरा उभर कर सामने आया। शेर खान,
जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ। शेर खान एक अफगान मिलिट्री लीडर था जिसके पास तेज सोच और भारतीय सियासत की गहरी समझ थी। शुरू में वो बिहार और बंगाल के रूलर्स के नीचे काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी खुद की फौज और वफादार सपोर्टर्स तैयार कर लिए। 1530 के शुरुआती सालों तक शेर खान बिहार के बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा जमा चुका था और मुगलों के साथ एक बड़ी टकरार की तैयारी कर रहा था। 1549 में हुमायूं ने पहली बार शेर खान का सामना चौसा की जंग में किया। ये टकरार मुगलों के लिए तबाही साबित हुई। गलत प्लानिंग और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भारी हार हुई। हुमायूं मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकल पाया। रिवायत के मुताबिक एक पानी भरने वाले ने नदी पार करते वक्त उसे पनाह दी और उसकी जान बचाई। अब पूरी ताकत अपने हाथ में आने के बाद शेर खान ने खुद को सुल्तान घोषित कर लिया और शेर शाह सूरी का लक़ब अपनाया। हुमायूं की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही साल 1540 में उसका दोबारा सामना शेर शाह से कन्नौज की जंग में हुआ, जिसे बिलग्राम भी कहा जाता है। एक बार फिर मुगल फौज बुरी तरह से हरा दी गई। इस दूसरी बड़ी हार के बाद हुमायूं ने दिल्ली और आगरा दोनों पर अपना कंट्रोल खो दिया। वो एम्पायर जिसे बाबर ने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, अब हुमायूं के हाथों से फिसलते हुए निकल गया। शेर शाह सूरी ने इसके बाद सूरी एम्पायर की बुनियाद रखी, जो अगले लगभग 15 सालों तक नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्सों पर हुकूमत करता रहा। उस दौर में शेर शाह ने अपने आप को अपनी जेनरेशन के सबसे काबिल रूलर्स में से एक साबित किया। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स किए, एक स्टैंडर्ड करेंसी और वेट्स का सिस्टम शुरू किया और सड़कों पर बेस्ड एक अर्ली पोस्टल सिस्टम डेवलप किया, जिसे बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना गया। उसकी हुकूमत ज्यादा लंबी नहीं रही। 1545 में एक गन पाउडर एक्सप्लोजन में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके रिफॉर्म्स ने भारतीय गवर्नेंस पर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर छोड़ा। हुमायूं के लिए हार के बाद के साल एग्जाइल और मजबूरी से भरे हुए थे। वो राजस्थान के रेगिस्तानों में भटकता रहा, कभी राजपूत रूलर से टेम्परेरी इत्तेफाक करता और अक्सर धोखा भी खाता रहा। उसके भाइयों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। खासकर कामरान मिर्जा ने नॉर्थ वेस्ट में अपनी ताकत मजबूत कर ली और यहाँ तक कि सूरी रूलर से बातचीत भी शुरू कर दी। 1540 के मिड तक हुमायूं की हालत सबसे नीचे पहुंच गई थी। उसने भारत में लगभग अपना पूरा इलाका खो दिया था और उसके पास कोई सेफ बेस नहीं बचा था। अब उसकी आखिरी उम्मीद सब कॉन्टिनेंट के बाहर ही थी। 1543 में हुमायूं ने इंडस नदी पार की और पर्शिया में पनाह मांगी। वहां उसका स्वागत ईरान के सफाविद रूलर शाह तहासम के दरबार में हुआ। सफाविद एम्पायर सुन्नी मुगल्स और अफगानों से अलग शिया इस्लाम को मानता था। मजहबी फर्क के बावजूद शाह तहासम ने हुमायूं को मदद देने पर राजी हो गया, लेकिन एक शर्त पर, हुमायूं को पब्लिकली शिया इस्लाम कबूल करना होगा। ये कन्वर्जन दिल से था या सिर्फ पॉलिटिकल मजबूरी, इस पर आज भी सवाल उठते हैं। लेकिन हुमायूं ने ये शर्त मान ली और बदले में उसे पर्शियन मिलिट्री मदद मिली। हजारों पर्शियन सिपाहियों की मदद और नए हौसले के साथ हुमायूं ने अपने खोए हुए इलाकों को वापस लेने की कैंपेन शुरू की। उसने सबसे पहले कंधार पर हमला किया, जो उसके भाई कामरान के कंट्रोल में था। लंबी घेराबंदी के बाद उसने शहर पर कब्जा कर लिया और कामरान को पीछे हटना पड़ा। अगले कुछ सालों में हुमायूं ने काबुल और उसके आसपास के इलाकों पर दोबारा अपना कंट्रोल बना लिया और नॉर्थ वेस्ट का बड़ा हिस्सा फिर से एक हो गया। 1550 के शुरुआती सालों तक भारत में सूरी एम्पायर टूटने लगा था। शेरशाह के बाद आने वाले रूलर्स उस जैसे काबिल नहीं थे और आपस की लड़ाई ने उनकी ताकत को कमजोर कर दिया था। ये हुमायूं के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी मौका था। 1555 में लगभग 15 साल के एग्जाइल के बाद हुमायूं ने फिर से भारत की तरफ मार्च किया। सूरी जनरल्स अपनी इंटरनल लड़ाई में उलझे हुए थे, इसलिए मुगलों को ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। हुमायूं ने लाहौर और दिल्ली दोनों को रिलेटिवली आसानी से जीत लिया। साल के बीच तक उसने नॉर्थ इंडिया में मुगल हुकूमत को दोबारा कायम कर दिया।
एम्पायर दोबारा जिंदा हो गया था। लेकिन ट्रेजेडी ज्यादा दूर नहीं थी। अगले ही साल जनवरी में दिल्ली के शेर मंडल में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते वक्त हुमायूं फिसल कर नीचे गिर गया और कुछ ही दिनों में उसकी चोटों की वजह से मौत हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 47 साल का था। हुमायूं का दौर नाकामियों, एग्जाइल और वापसी की कहानी रहा। उसने एक एम्पायर खोया, भगोड़े की तरह जिंदगी गुजारी और आखिरकार अपना ताज वापस पा लिया, सिर्फ इसलिए कि एक अचानक हादसे में अपनी जान खो बैठे। लेकिन उसकी असली विरासत उसमें नहीं थी जो उसने खुद हासिल किया, बल्कि उसमें थी जो उसके बाद आया। उसने अपने छोटे बेटे अकबर के लिए एक ऐसी सल्तनत छोड़ी जो पहले से ज्यादा एकजुट और मजबूत थी। हुमायूं की मौत के बाद मुगल एम्पायर एक बार फिर एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा था, लेकिन इस बार ताज एक बच्चे के हाथ में था, अकबर, जो उस वक्त सिर्फ 13 साल का था। आगे जो हुआ वो भारतीय तारीख के सबसे रिमार्केबल चैप्टर्स में से एक बना। एक ऐसे बादशाह का उदय जो सिर्फ एम्पायर को बचाने वाला नहीं था, बल्कि उसे गवर्नेंस, कल्चर और धार्मिक सहिष्णुता का एक मिसाली मॉडल बना देने वाला था। 1556 की गर्मियों में मुगल एम्पायर फिर से हिचकोले खा रहा था। दिल्ली को वापस जीते हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि एम्पायर हुमायूं की मौत हो गई। उसका 13 साल का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक ऐसी सल्तनत का वारिस बना जो अभी भी कमजोर थी और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी। जो लड़का अब इंपीरियल टाइटल संभाल रहा था वो बिल्कुल नया और अनुभवहीन था। बहुतों को शक था कि क्या वो अगला साल भी जी पाएगा। साउथ एशिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में शामिल होना तो दूर की बात थी, लेकिन अकबर बिल्कुल अकेला नहीं था। उसके साथ खड़ा था एक तजुर्बाकार मिलिट्री कमांडर और वफादार स्टेट्समैन बैरम खान। हुमायूं की जिंदगी में बैरम खान उसके सबसे करीबी सलाहकारों में से एक था और मुगल सल्तनत की वापसी में उसका बड़ा रोल रहा था। अब वो रीजेंट बन गया, यानी यंग एम्पायर की तरफ से असल हुकूमत वही चला रहा था। हुमायूं की मौत का वक्त इससे ज्यादा बुरा हो ही नहीं सकता था। सूरी डायनेस्टी कमजोर जरूर हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसके बचे हुए जनरल्स में से एक हेमू, जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ईस्ट में अपनी ताकत जोड़ रहा था। हेमू एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर और जंग से गुजरा हुआ कमांडर था। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद को बादशाह घोषित कर दिया। उसकी फौज न सिर्फ सिपाहियों में ज्यादा थी, बल्कि कुछ ही महीनों में वो यंग एम्पायर के दावे के लिए सीधा खतरा बन गया। मुगल कोर्ट, जो अभी अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, के पास सीधी टकरार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बैरम खान ने पंजाब से इंपीरियल फौज का नेतृत्व किया और अकबर को भी अपने साथ ले गया ताकि वो अपनी पहली बड़ी जंग खुद देख सके। नवंबर 1556 में दोनों फौजें पानीपत के उसी मैदान में टकराई जहां लगभग 30 साल बाबर पहले ने अपनी फैसलाकुन जीत हासिल की थी। ये पानीपत की दूसरी जंग थी। एक बार फिर मुगल तादाद में कम थे। हेमू की फौज न सिर्फ सिपाहियों में ज्यादा थी, बल्कि उसके पास ज्यादा जंग के हाथी भी थे। जंग के शुरुआती दौर में पलड़ा सूरी जनरल के हक में झुकता हुआ दिखा, लेकिन एक फैसलाकुन पल पर हेमू की आंख में एक तीर लग गया और वो घोड़े से गिर पड़ा। अपने लीडर के बिना उसकी फौज घबरा गई, कतारों से टूट गई और इधर उधर बिखर गई। हेमू को जिंदा पकड़ लिया गया और थोड़ी ही देर में उसे मौत दे दी गई। उसकी हार के साथ ही सूरी एम्पायर के बचे खुचे हिस्सों से आने वाला आखिरी बड़ा मिलिट्री खतरा भी खत्म हो गया। अकबर के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। भले ही उसने खुद फौज का नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन वो बैटलफील्ड पर मौजूद था और जीत उसके नाम से जोड़ी गई थी। इससे भी अहम बात ये थी कि इस जीत ने दिल्ली और आगरा को सिक्योर कर दिया और मुगल्स को नॉर्थ इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बहुत ही जरूरी मौका दे दिया। यहीं से अकबर के दौर की असली कहानी शुरू होने वाली थी। आने वाले सालों में अकबर धीरे धीरे बादशाह के अपने रोल में ढलने लगा, जबकि बैरम खान अभी भी ज्यादातर सरकारी कामों को संभाल रहा था। वक्त के साथ अकबर ने अपनी इंडिपेंडेंस ज्यादा असर्ट करनी शुरू कर दी। दोनों के बीच रिश्ते तनाव भरे हो गए, खासकर इस वजह से कि बैरम खान कोर्ट अपॉइंटमेंट्स और मिलिट्री फैसलों पर बहुत सख्त कंट्रोल रखता था, जिसको लेकर तनकीद होने लगी।
आखिरकार 1560 में अकबर ने फॉर्मली बैरम खान को पावर से हटा दिया। रीजेंट को मक्का की यात्रा पर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि ये उन लोगों ने की थी जिनके साथ उसके पुराने झगड़े थे। बैरम खान के जाने के बाद अकबर, जो अपनी लेट टीन्स में था, ने एम्पायर का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसने बिना वक्त गवाए अपनी अथॉरिटी दिखानी शुरू कर दी और एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन के लंबे प्रोसेस पर काम शुरू कर दिया। अकबर ये अच्छी तरह समझता था कि सिर्फ मिलिट्री ताकत से भारत पर राज नहीं किया जा सकता। सब कॉन्टिनेंट में कई तरह के लोग, अलग अलग जुबानें और धार्मिक परंपराएं मौजूद थी। इतनी डाइवर्स आबादी पर हुकूमत करने के लिए सिर्फ फौज नहीं बल्कि अलायंस की भी जरूरत थी। उसका अप्रोच जंग के साथ साथ डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और सिंबॉलिक स्टेप्स का मिक्स था, जिनका मकसद सिर्फ सेंट्रल एशियन नोबल्स तक ही वफादारी सीमित रखना नहीं था, बल्कि उससे आगे जाकर सपोर्ट बनाना था। ये वही नोबल्स थे जिन्होंने उसके पिता और दादा का साथ दिया था। अकबर के शुरुआती और सबसे अहम कदमों में से एक था राजपूत राज्यों के साथ अलायंस। राजपूत, खासकर राजस्थान के रूलर्स, लंबे समय से बाहरी हुकूमत का विरोध करते आए थे और उनकी वॉरियर परंपरा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्हें पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करने के बजाय अकबर ने उन्हें अपनी इंपीरियल सिस्टम का हिस्सा बनाने का रास्ता चुना। उसने शादी के रिश्तों, जमीन के ग्रांट्स और कोर्ट में ऊंचे ओहदों की पेशकश की, बस शर्त ये थी कि वफादारी बनी रहे। कई राजपूत रूलर्स ने ये शर्तें मान ली। उनके बेटे मुगल फौज के जनरल्स बने, उनकी बेटियां मुगल हरम में गईं, लेकिन कैदी या हॉस्टेज के रूप में नहीं, बल्कि पॉलिटिकल अलायंस की इज्जतदार पार्टनर्स के रूप में। ये अप्रोच प्रैक्टिकल भी थी और दूरंदेश भी। राजपूतों के साथ अकबर ने न सिर्फ अंदरूनी रेजिस्टेंस कम की, बल्कि भारत के कुछ बेहतरीन योद्धा अपनी सल्तनत के वफादार सिपाही बना लिए। इसका एक मशहूर एग्जाम्पल था अम्बेर का राजा मान सिंह, जो आगे चलकर अकबर के सबसे भरोसेमंद जनरल्स में से एक बना। लेकिन सभी राजपूत रूलर्स ने समर्पण नहीं किया। सबसे मशहूर विरोधी था मेवाड़ का महाराणा प्रताप। वो अपनी आजादी के लिए पूरी तरह कमिटेड था और मुगल अथॉरिटी के खिलाफ लगातार लड़ता रहा। 1576 की हल्दी घाटी की जंग में उसकी और अकबर की फौज के बीच सबसे मशहूर टकराव हुई। भले ही जंग में मुगल फौज ने जीत का दावा किया, लेकिन महाराणा प्रताप बचकर निकल गया और अपनी गोरिल्ला रेजिस्टेंस को अपनी मौत तक जारी रखा। आज भी वो भारतीय यादों में राजपूत वीरता और आजादी का प्रतीक माना जाता है। राजपूतों के साथ डील करते हुए अकबर ने एम्पायर को वेस्ट और ईस्ट दोनों दिशाओं में बढ़ाना शुरू किया। 1561 में उसने मालवा पर और 1572 में गुजरात पर चढ़ाई की। दोनों ही इलाके अमीर और स्ट्रेटेजिक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थे। खासकर गुजरात की जीत ने मुगल्स को अरेबियन सी तक पहुंच दे दी और इस्लामिक दुनिया के साथ उनके व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत किया। इन सभी कैंपेन के दौरान अकबर ने ये दिखाया कि वो जंग और बातचीत दोनों को एक साथ कैसे यूज करता था। वो अक्सर हारे हुए रूलर्स को कुछ लोकल पावर अपने पास रखने देता था। बस शर्त ये होती थी कि वो मुगल बादशाह की हुकूमत मान ले और लगान अदा करे। ये फ्लेक्सिबल सोजरेनिटी सिस्टम एम्पायर को बिना लगातार बगावत के बढ़ने में मदद करता रहा। इसी दौरान अकबर ने उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी डेवलप करना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर उसकी हुकूमत की पहचान बना। उसे शेर शाह सूरी के दौर से कुछ सिस्टम्स विरासत में मिले थे, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड लैंड रेवेन्यू असेसमेंट और सड़कों का मजबूत नेटवर्क। लेकिन अकबर ने इन्हें और आगे बढ़ाया। उसने डिटेल में जमीन की नापतोल करवाई, टैक्स कलेक्शन को ज्यादा प्रैक्टिकल और फेयर बनाया और लोकल जमींदारों की ताकत कम की जो किसानों का शोषण करते थे। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की एक ऐसी पॉलिसी भी शुरू की जो उसके पूरे दौर की पहचान बन गई। खुद एक पक्के मुस्लिम होने के बावजूद उसने जिजिया टैक्स खत्म कर दिया, जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, और अलग अलग धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में बहस के लिए बुलाया। ये फैसले सिर्फ नैतिक नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकल भी थे, ताकि पूरे एम्पायर को धार्मिक बाउंड्रीज के पार जोड़ कर रखा जा सके। 1560 की आखिरी सालों तक अकबर ने मुगल एम्पायर को पूरी तरह से बदल दिया था।
उसने आखिरी बड़े बाहरी खतरों को हरा दिया, दरबार का स्ट्रक्चर नया बनाया, एम्पायर को और फैलाया और भारत में बादशाह होने का मतलब ही नया डिफाइन कर दिया। साथ ही अकबर ने एम्पायर की कल्चरल पहचान को भी नया रूप देना शुरू किया। उसके दरबार ने आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को सपोर्ट किया, जिसमें पेर्शियन, सेंट्रल एशियन और भारतीय स्टाइल्स का जबरदस्त मेल था। ये फ्यूजन आगे चलकर मुगल एस्थेटिक्स की पहचान बना, चाहे वो मिनिएचर पेंटिंग्स हो या फिर भव्य इमारतें। अकबर का दरबार सिर्फ एक पॉलिटिकल सेंटर नहीं, बल्कि एक कल्चरल रोशनी का मरकज बन गया। आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसे शहरों में हिस्टोरियंस, पोएट्स, आर्टिस्ट्स और थिंकर्स इकट्ठा होने लगे। कल्चर और गवर्नेंस के इस फूलने फलने ने उस बुनियाद को तैयार किया जिसे बाद में लोग मुगल एम्पायर का गोल्डन एज कहने लगे। लेकिन अकबर की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। उसकी हुकूमत के अगले दौर में और भी बड़े बदलाव आने वाले थे, सिर्फ गवर्नेंस में ही नहीं, बल्कि धार्मिक सोच, कल्चरल पॉलिसीज और इंपीरियल आर्किटेक्चर में भी। 1570 के शुरुआती सालों तक अकबर सिर्फ एक जीतने वाला जवान बादशाह ही नहीं रहा था। मिलिट्री कामयाबियों और स्मार्ट अलायंसेस के जरिए उसने अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी सिर्फ फुतूहात पर डिपेंड नहीं करती थी। अब अकबर ने एक और ज्यादा बड़ा और गहरा गोल अपनाया, हुकूमत के स्ट्रक्चर को नया रूप देना, बादशाह की रोल को रीडिफाइन करना और धर्म, स्टेट और कल्चर के बीच के रिश्तों को फिर से सोचना। अकबर की सोच के बीच में सेंट्रलाइजेशन का आइडिया था। मुगल सल्तनत भले ही बहुत फैल चुकी थी, लेकिन कई जगहों पर अभी भी बिखरी हुई थी। प्रोविंसेस में लोकल रूलर्स, जमींदार और विरासती एलिट्स के पास असली ताकत थी। अकबर जानता था कि सिर्फ पर्सनल वफादारी पर इतने बड़े और डाइवर्स एम्पायर को नहीं चलाया जा सकता, जहां अलग अलग जुबानें, कल्चर्स और धर्म मौजूद थे। उसे एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक काम करे। उसके पहले बड़े रिफॉर्म्स में से एक एडमिनिस्ट्रेटिव था। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मनसब का मतलब होता है रैंक या पोजीशन। इस सिस्टम में हर ऑफिशियल, चाहे वो मिलिट्री का हो या सिविल, एक नंबर दिया जाता था जो उसकी हैसियत दिखाता था। ये रैंक सिर्फ सैलरी डिसाइड नहीं करती थी, बल्कि ये भी बताती थी कि उस ऑफिशियल को इंपीरियल सर्विस के लिए कितने सैनिक रखने होंगे। इस सिस्टम के कई फायदे थे। सबसे पहले इसने मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ दिया, जिससे ब्यूरोक्रेसी ज्यादा एफिशिएंट हो गई। दूसरा, इसने नोबिलिटी को सीधा बादशाह से जोड़ दिया, क्योंकि उनकी पावर और इनकम विरासत से नहीं, बल्कि इंपीरियल अपॉइंटमेंट से आती थी। इसलिए उनकी वफादारी बादशाह के साथ जुड़ी रहती थी। तीसरा, इस सिस्टम ने अकबर को एक बहुत बड़े एम्पायर पर नजर रखने का मौका दिया। रैंक्स, ड्यूटीज और ट्रांसफर्स सब रिकॉर्ड और कंट्रोल में थे। अकबर ने रेवेन्यू सिस्टम को भी स्टैंडर्डाइज करना शुरू कर दिया। पहले से मौजूद प्रैक्टिसेस पर काम करते हुए उसने पूरे एम्पायर में खेती की जमीन का डिटेल सर्वे करवाया। उसके फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल ने जब्ती सिस्टम डेवलप किया, जो जमीन की फर्टिलिटी, फसलों के पैटर्न और 10 सालों के मार्केट प्राइसेस पर बेस्ड था। इस सिस्टम का मकसद फेयर टैक्स तय करना था, सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना नहीं, बल्कि करप्शन कम करना और किसानों को एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम देना, ताकि लोकल टैक्स कलेक्टर्स की मनमानी खत्म हो सके। इन रिफॉर्म्स की वजह से अकबर को कई किसान कम्युनिटीज का सपोर्ट मिला। रूरल इकोनॉमी स्टेबल हुई, बगावत कम हुई और खेती का फैलाव बढ़ने लगा। अकबर की हुकूमत का दायरा कानूनी और धार्मिक मामलों तक भी फैला। सुन्नी मुस्लिम पैदा होने के बावजूद उसने जल्द ही ट्रेडिशनल बाउंड्रीज के आगे सोचना शुरू कर दिया था। 1575 में अकबर ने मजहर नाम का एक डिग्री जारी किया, जिसमें बादशाह को धार्मिक मामलों में सुप्रीम फैसला करने वाला माना गया। इसका मतलब ये नहीं था कि अकबर ने इस्लाम छोड़ दिया, बल्कि ये एक बड़ा शिफ्ट था। अथॉरिटी उलेमा से हटकर बादशाह के हाथ में आ गई। इससे उसे कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशंस को ओवरराइड करने और एक ज्यादा इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाने का मौका मिला। धर्मों के बीच समझ बढ़ाने के लिए अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। यहाँ वो अलग अलग धर्मों के स्कॉलर्स को बुलाता था, मुस्लिम्स, हिंदूज, जैन, ज़ोरोएस्ट्रियंस और यहाँ तक कि पुर्तगाली गोवा से आए जेसुइट प्रीस्ट को भी, ताकि धार्मिक बहस हो सके। इन डिबेट्स में कई बार गर्मी आ जाती थी और अक्सर कोई फाइनल नतीजा नहीं निकलता था।
लेकिन ये डिबेट्स अकबर की गहरी जिज्ञासा और उसकी पॉलिटिकल सोच को दिखाती थी। वो जानता था कि ज्यादातर नॉन मुस्लिम आबादी पर राज करने के लिए सिर्फ टॉलरेंस काफी नहीं है, एंगेजमेंट जरूरी है। वक्त के साथ अकबर ने अपनी पर्सनल फिलॉसफी डेवलप कर ली, जिसमें कई ट्रेडिशंस के एलिमेंट्स मिले हुए थे। 1580 के आखिरी सालों तक अकबर ने दीन इलाही यानी खुदा का धर्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये कोई फॉर्मल रिलीजन नहीं था, ना इसके रिचुअल्स थे, ना होली किताब। ये ज्यादा एक एथिकल सिस्टम था जो यूनिटी, पीस, लॉयल्टी और रीजन पर जोर देता था। सिर्फ कुछ ही कोर्टियर्स दीन इलाही का हिस्सा बने और अकबर ने कभी किसी को जबरदस्ती इसे अपनाने पर मजबूर नहीं किया। मकसद कन्वर्जन नहीं था, असली मकसद ये था कि लोगों की वफादारी किसी एक धार्मिक पहचान के बजाय बादशाह के साथ जुड़ी रहे, एक ऐसी यूनिफाइंग फिगर के रूप में जो सेक्टेरियन डिवीजन से ऊपर हो। इस तरह अकबर ने मुगल ताज को धार्मिक भेदभाव से ऊपर रख दिया। 1605 के साल में जब अकबर की मौत हुई, तब मुगल एम्पायर मजबूत, मैच्योर और बहुत ही विशाल हो चुका था। लगभग 50 साल की उसकी लंबी हुकूमत ने गवर्नेंस, कल्चर और पॉलिसी के लेवल पर एम्पायर को एक सॉलिड बुनियाद दे दी थी। अब चुनौती एम्पायर को बढ़ाने की नहीं, बल्कि उसे संभाल कर रखने की थी। अकबर के बेटे और वारिस प्रिंस सलीम ने ताज संभाला और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से बादशाह बना। लेकिन ताज तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। अकबर की जिंदगी के आखिरी सालों में ही जहांगीर ने बगावत के आसार दिखाने शुरू कर दिए थे। प्रिंस की बढ़ती हुई बेचैनी और इंडिपेंडेंस ने अकबर को परेशान कर दिया था। एक वक्त पर सलीम ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया था और अपने नाम के सिक्के तक चलवा दिए थे। बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई, लेकिन ये शुरुआती टकरार इस बात का इशारा थी कि जहांगीर के दौर में टेंशन्स रहने वाली हैं। जहांगीर ने एक ऐसा एम्पायर संभाला जो अपने पीक पर था, लेकिन जिसके अंदर कई तरह के प्रेशर्स भी मौजूद थे। जब वो ताज पर बैठा तब वो 40 साल का था, एक पढ़ा लिखा तजुर्बाकार आदमी, लेकिन अपने कुछ पर्सनल कमजोरियों के साथ। उसे फाइन चीजों का शौक था, आर्ट और ब्यूटी की गहरी समझ थी और इंसाफ में भी दिलचस्पी रखता था। साथ ही वो शराब और नशे की आदत से भी जूझ रहा था। उसका 22 साल का दौर हुकूमत कंटिन्यूटी और कॉन्ट्राडिक्शंस दोनों से भरा रहा। जहांगीर के लिए शुरुआती प्रायोरिटी अपनी लेजिटिसी को मजबूत करना था। उसने जहांगीर का शाही लक़ब अपनाया, जिसका मतलब होता है दुनिया का बादशाह, और खुद को अकबर की विरासत से जोड़ने की कोशिश की। पब्लिक ऐलानों, सिक्कों और इमारतों के जरिए उसने ये दिखाया कि वो एक जायज वारिस है, कोई जबरदस्ती ताज छीनकर बैठने वाला नहीं। उसकी पॉलिसीज भी ज्यादा अलग नहीं थी। उसने अकबर के बनाए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को बरकरार रखा और धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी को भी काफी हद तक जारी रखा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मनसबदारी सिस्टम का जारी रहना था। जहांगीर ने रैंक्स और हायरार्की को मेंटेन किया और ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ छोटे मोटे बदलाव के साथ चलने दिया। वो काबिल नोबल्स को उनके धर्म से परे आगे बढ़ाता रहा। भले ही उसने अकबर के एक्सपेरिमेंटल धार्मिक विचारों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उन्हें पलटा भी नहीं। जहांगीर के दौर की सबसे बड़ी पहचान उसका दरबार था। उसने दरबार को कल्चर, रिफाइनमेंट और शाही रिवायत का मरकज बना दिया। जहांगीर का कोर्ट अपनी पेंटिंग्स, डिटेल रिकॉर्ड्स और नेचुरल हिस्ट्री में दिलचस्पी के लिए मशहूर हो गया। जहांगीर खुद इन चीजों में एक्टिवली इन्वॉल्व था। उसने अपनी पर्सनल डायरी तुज़्ज़ुक जहांगीरी लिखी, जिसमें उसने घटनाओं, फैसलों, सपनों और पेड़ पौधों और जानवरों तक के ऑब्जर्वेशंस दर्ज किए। उस दौर के बहुत कम बादशाहों ने अपनी जिंदगी का इतना डिटेल रिकॉर्ड छोड़ा। जहांगीर के वक्त मुगल पेंटिंग ने नई ऊंचाइयों को छुआ। अकबर के दौर में शुरू हुई ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट आर्टिस्ट्स ने ज्यादा नेचुरल और इंडिविजुअल स्टाइल डेवलप किया। पोर्ट्रेट पेंटिंग को खास अहमियत मिली, जो जहांगीर की डिटेल लाइकनेसेस को दिखाता है। परिंदों, जानवरों और पौधों की तस्वीरें भी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बनाई गईं। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए आर्ट नहीं था, बल्कि दुनिया को समझने और डॉक्यूमेंट करने की एक इंपीरियल सोच का हिस्सा था। जहांगीर के दौर की आर्किटेक्चर बाद के मुगल मॉन्यूमेंट्स के मुकाबले ज्यादा शांत और रिफाइन थी। उसका फोकस बड़े बड़े इमारतों के बजाय गार्डन्स, मकबरे और डेकोरेटिव बिल्डिंग्स पर था।
इनमें सबसे मशहूर था एतमादुद्दौला का मकबरा, जो आगरा में जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने वालिद की याद में बनवाया था। इस सफेद मार्बल के मकबरे को अक्सर ज्वेल बॉक्स कहा जाता है। डिजाइन और डेकोरेशन के मामले में इसे ताजमहल का पहले का रूप माना जाता है। 1628 के साल में जब शाहजहां मुगल ताज पर बैठा, तब एम्पायर एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो चुका था। वो ना तो कोई हिचकिचाता हुआ रूलर था और ना ही मजबूरी में ताज संभालने वाला वारिस। वो एक तजुर्बाकार शहजादा था जिसे एडमिनिस्ट्रेशन और जंग दोनों की ट्रेनिंग मिली थी और जो बादशाहत की सिंबॉलिक ताकत को अच्छी तरह समझता था। शुरू से ही शाहजहां ने अथॉरिटी, डिसिप्लिन और शान और शौकत का एक मजबूत इमेज पेश करने की कोशिश की। प्रिंस खुर्रम के नाम से पैदा हुआ शाहजहां जहांगीर के सबसे काबिल बेटों में से एक था। अपने पिता के दौर में उसने डेक्कन और बगावत पर उतरे उमराओं के खिलाफ कई सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स लीड किए थे। इन जीतों ने उसे इज्जत दिलाई और फौज की वफादारी हासिल हुई। जहांगीर की मौत के बाद खुर्रम ने तेजी से अपनी राइवल्स को हटाकर ताज सिक्योर कर लिया। ये एक ऐसा पैटर्न था जो मुगल सक्सेशन में आगे चलकर आम होता चला गया। शाहजहां के दौर में मुगल एम्पायर ने आर्किटेक्चर के मामले में अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई हासिल की। उसका दौर ज्यादातर जमीन जीतने के लिए नहीं, बल्कि उन शानदार इमारतों के लिए याद किया जाता है जिन्होंने मुगल पहचान को हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया। आर्किटेक्चर शाहजहां के लिए सिर्फ बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ताकत, स्टेबिलिटी और खुदा की रहमत को पत्थर और मार्बल में दिखाने का जरिया थी। इन सभी प्रोजेक्ट्स में सबसे मशहूर था ताजमहल। आगरा में अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया गया ये मकबरा, जो 1631 में बच्चे के जन्म के दौरान गुजर गई थी, सिर्फ एक पर्सनल यादगार नहीं था। ये इंपीरियल एम्बिशन और आर्टिस्टिक परफेक्शन का एक ऐलान था। लगभग 2 दशकों में तैयार होने वाला ताजमहल पर्शियन डिजाइन और भारतीय क्राफ्ट्समैनशिप का बेहतरीन मेल था। एक ऐसी इमारत जो मोहब्बत और एब्सोल्यूट अथॉरिटी दोनों की निशानी बन गई। लेकिन ताजमहल शाहजहां के सपने का सिर्फ एक हिस्सा था। उसने मुगल राजधानियों को ही बदल कर रख दिया। दिल्ली में उसने रेड फोर्ट बनवाया और एक नई शहर शाहजहानाबाद की बुनियाद रखी, जो एक ग्रैंड इंपीरियल सेंटर के तौर पर डिजाइन की गई थी। आगरा और लाहौर में भी महल, मस्जिदें और बाग बगीचे बनाए गए, जिन्होंने शहरों का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये इमारतें सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, ये बादशाह को स्टेट के बीच का मरकज दिखाती थी। जहां एक तरफ आर्किटेक्चर फूल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री कमिटमेंट्स भी जारी थे। शाहजहां ने डेक्कन में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के सल्तनतों के खिलाफ कैंपेन चलाई। उसने सेंट्रल एशिया में अपने तिमुरिद पूर्वजों के इलाकों को दोबारा हासिल करने की कोशिश भी की, जिसमें कंधार शामिल था। लेकिन इनमें उसे मिली-जुली कामयाबी मिली। इस सारी शानो शौकत के बावजूद शाहजहां का दौर इंपीरियल खजाने पर भारी पड़ने लगा। बड़े स्केल के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और लंबी मिलिट्री कैंपेन ने रेवेन्यू और खर्च के बीच के बैलेंस को धीरे धीरे नाजुक होता जा रहा था। फिर भी उस वक्त के कई लोगों की नजर में ये मुगल एम्पायर का सबसे रिफाइंड दौर था। कोर्ट रिचुअल्स पूरी तरह फॉर्मल हो चुके थे। बादशाह की अथॉरिटी बिल्कुल एब्सोल्यूट थी और जमीन पर खुदा के नुमाइंदे के रूप में एम्परर की इमेज अपनी बुलंदी पर थी। एम्पायर ऊपर से मजबूत और शानदार लग रहा था, लेकिन मार्बल की इस चमक के नीचे तनाव धीरे धीरे जमा हो रहा था, जो जल्द ही रॉयल फैमिली के अंदर ही फूटने वाला था। शाहजहां के दौर की स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सहारा उसकी पर्सनल अथॉरिटी थी। जैसे ही ये अथॉरिटी कमजोर पड़ी, एम्पायर अपने सबसे खून खराब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में से एक में डूब गया। 1657 के साल में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जैसे ही उसकी बीमारी की खबर फैली और उसकी मौत की अफवाहें उड़ी, पूरे एम्पायर में हलचल मच गई। उसके बेटों के बीच ताज के लिए एक भयानक जंग शुरू हो गई। यूरोपियन राज्यों के अनलाइक मुगल एम्पायर में सक्सेशन का कोई फिक्स्ड कानून नहीं था। यहाँ प्राइमोजेनेटर यानी सबसे बड़े बेटे का हक जैसा कोई नियम नहीं था। जिस शहजादे के पास ज्यादा फौज और सपोर्ट होता, वही ताज का दावेदार बन सकता था। ये सिस्टम पहले भी ताकतवर बादशाहों को जन्म दे चुका था, लेकिन हर बार इसका मतलब होता था सिविल वॉर।
शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह उसका पसंदीदा वारिस था। वो बहुत पढ़ा लिखा था, फिलॉसफी और धर्म में गहरी दिलचस्पी रखता था और कई सालों से दरबार में रहकर इंपीरियल एलिट का सपोर्ट हासिल कर चुका था। दारा इस्लामिक और हिंदू विचारों के बीच पुल बनाने की कोशिश करता था। शाहजहां के लिए दारा कंटिन्यूटी और अकबर जहांगीर वाली सोच का प्रतिनिधि था। लेकिन दारा एक तजुर्बाकार बैटलफील्ड कमांडर नहीं था और उसके भाई थे। शाह शुजा, जो बंगाल का गवर्नर था ईस्ट में, खुद को बादशाह घोषित कर बैठा। मुराद बख्श ने गुजरात में वही किया और तीसरा बेटा औरंगजेब सबसे खतरनाक दावेदार बनकर उभरा। औरंगजेब एक सख्त मिजाज जनरल और तेज सियासती दिमाग रखने वाला नेता था। उसने डेक्कन में सालों तक प्रोविंसेस संभाले और फौजों की कमान की। दारा के बिल्कुल उलट औरंगजेब ने ऑर्थोडॉक्स उलेमा का सपोर्ट हासिल किया और खुद को सुन्नी इस्लाम का रक्षक दिखाया। उसने अपनी जंग को सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं, बल्कि एक मॉरल क्रूसेड के रूप में पेश किया, जिसमें दारा के गैर रिवायती धार्मिक विचारों को निशाना बनाया गया। 1657 से 1659 के बीच पूरा एम्पायर सिविल वॉर से जूझता रहा। औरंगजेब ने टेम्परेरी तौर पर मुराद बख्श के साथ अलायंस बनाया और आगरा के पास सामूगर की जंग में दारा की फौज को हरा दिया। दारा भाग निकला, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया और वापस दिल्ली लाया गया। औरंगजेब ने दारा पर कुफ्र और हेरेसी का इल्जाम लगाया और उसकी मौत का हुक्म दे दिया। शाह शुजा हरा दिया गया और एग्जाइल में धकेल दिया गया। मुराद बख्श, जो कभी औरंगजेब का अलाय था, उसे कैद कर लिया गया और बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई। एक एक करके औरंगजेब ने अपने सारे राइवल्स को खत्म कर दिया। शाहजहां जिंदा था, लेकिन उसे ताज से हटा दिया गया। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा फोर्ट में नजरबंद कर दिया, जहां उसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल हाउस अरेस्ट में गुजारे। कहा जाता है कि वो अपनी खिड़की से ताजमहल को देख सकता था। 1658 में औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित किया और आलमगीर, यानी दुनिया का फतेह करने वाला, का लक़ब अपनाया। सक्सेशन की ये जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। एम्पायर बच तो गया, लेकिन वो नाजुक बैलेंस जिस पर मुगल सल्तनत इतने सालों से टिकी हुई थी, अब हमेशा के लिए बदल चुका था। 1659 के साल में जब औरंगजेब सक्सेशन की जंग जीत कर उभरा, तो वो सिर्फ नाम का बादशाह नहीं था, वो एक ऐसे एम्पायर का एब्सोल्यूट मालिक बन चुका था जो जंग, स्ट्रैटेजी और सख्त इरादे से बना था। उसकी ताजपोशी की कीमत बहुत भारी थी, भाइयों की मौत और पिता की कैद। लेकिन अब जब मुगल ताज उसके हाथ में पूरी तरह महफूज था, औरंगजेब ने अपना ध्यान हुकूमत, कंसोलिडेशन और एम्पायर के और फैलाव पर लगाया। औरंगजेब का दौर मुगल तारीख का सबसे लंबा दौर बना, लगभग 4 दशकों से ज्यादा का। इस दौरान एम्पायर अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा तक फैल गया। लगभग पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट पर मुगल हुकूमत कायम हो गई। लेकिन इसी के साथ उसके दौर ने इंपीरियल पॉलिसी और माहौल में एक बड़ा बदलाव भी लाया। अब जोर था धार्मिक सख्ती, ज्यादा सेंट्रल कंट्रोल और स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर। औरंगजेब ने आलमगीर का लक़ब अपनाया, जिसका मतलब होता है दुनिया का फतेह करने वाला। अपने पिता शाहजहां के उलट, जो आर्किटेक्चर का बड़ा सरपरस्त था, और अपने दादा जहांगीर के उलट, जो शाही नज़ाकत और रिफाइनमेंट के लिए मशहूर था, औरंगजेब ने अपनी इमेज एक सादगी भरे, धार्मिक और डिसिप्लिन से भरे बादशाह की बनाई। वो सीधी जिंदगी जीता था, शाही दिखावे से दूर रहता था और पर्सनल इबादत पर जोर देता था। औरंगजेब के दौर की सबसे पहचान बनने वाली बात उसकी धार्मिक पॉलिसी थी। वो एक पक्का सुन्नी मुस्लिम था और उसने इस्लामिक कानून को हुकूमत का बुनियादी उसूल बनाया। उसने नॉन मुस्लिम्स पर जीजिया टैक्स दोबारा लगा दिया, जो अकबर के दौर में खत्म कर दिया गया था। इस फैसले की हर तरफ तनकीद हुई और कई हिंदू कम्युनिटीज उससे दूर हो गई। औरंगजेब ने नए हिंदू मंदिरों के निर्माण पर पाबंदी लगाई और कुछ मौजूद मंदिरों को तोड़ने के हुक्म भी दिए, खासकर उन इलाकों में जहां बगावत होती रही थी। भले ही हिंदू नोबल्स अभी भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे, लेकिन पहले जैसी धार्मिक सहिष्णुता और खुला माहौल अब काफी कम हो चुका था।
इसके बावजूद औरंगजेब एक प्रैक्टिकल और जमीनी रूलर भी था। वो मिलिट्री ताकत और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की अहमियत को अच्छी तरह समझता था। जल्द ही उसका फोकस साउथ की तरफ मुड़ गया, डेक्कन की तरफ, जहां बीजापुर और गोलकोंडा जैसे ताकतवर सल्तनतें लंबे वक्त से मुगल कंट्रोल का विरोध करती आ रही थी। 1660 के शुरुआती सालों से ही औरंगजेब ने डेक्कन में लंबी और थकान भरी मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दी। सालों की जंग और घेराबंदियों के बाद 1687 में बीजापुर गिर गया और उसके कुछ ही वक्त बाद गोलकोंडा पर भी मुगल कब्जा हो गया। इन जीतों से एम्पायर को बहुत ज्यादा दौलत मिली, खासकर गोलकोंडा की हीरे की खानों से, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। मुश्किल जमीन पर बड़ी बड़ी फौजों को संभालना खजाने को खाली करता चला गया और सप्लाई लाइंस पर जबरदस्त दबाव पड़ा। एम्पायर भले ही फैल गया हो, लेकिन दिल्ली से इतनी बड़ी सल्तनत को कंट्रोल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। मुगल स्टेट और ज्यादा बड़ी हो गई, लेकिन साथ ही ज्यादा बोझिल भी। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा राजधानी के बजाय मिलिट्री कैंप्स में गुजारा। उसकी लंबी गैर मौजूदगी ने सेंट्रल अथॉरिटी को कमजोर कर दिया और प्रोविंशियल ऑफिशियल्स को अपनी मर्जी से काम करने का मौका मिल गया। बाहर से एम्पायर अपनी सबसे बड़ी सीमा पर खड़ा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बुनियाद में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। औरंगजेब ने भले ही मुगल एम्पायर को उसकी सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा तक पहुंचा दिया हो, लेकिन पूरे सब कॉन्टिनेंट में विरोध धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जो पॉलिसीज शॉर्ट टर्म में इंपीरियल कंट्रोल को मजबूत कर रही थी, वही लॉन्ग टर्म में गहरा और लगातार ऑपोजिशन पैदा करने लगी। इन सभी चुनौतियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक थी डेक्कन के मराठास। मराठास असल में योद्धा क्लैंस का एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप थे, जो वेस्टर्न इंडिया में मुगल हुकूमत का विरोध कर रहे थे। उनका सबसे मशहूर नेता था शिवाजी भोसले, एक करिश्माई नेता जिसके पास जबरदस्त मिलिट्री स्किल और अपनी जमीन से जुड़ी हुई पहचान का गहरा एहसास था। शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। वो मुगल किलों पर अचानक हमले करता, सप्लाई लाइंस तोड़ता और फिर वेस्टर्न घाट्स के कठिन पहाड़ी इलाकों में गायब हो जाता। 1670 के साल में शिवाजी ने खुद को छत्रपति यानी स्वतंत्र राजा घोषित किया और एक आजाद मराठा राज्य की बुनियाद रखी। शुरू में औरंगजेब ने बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन रिश्तों में जल्द ही कड़वाहट आ गई। एक ड्रामेटिक घटना में शिवाजी को डिप्लोमेसी के वादे के साथ मुगल दरबार में बुलाया गया और वहां उसे नजरबंद कर दिया गया, लेकिन वो रहस्यमय तरीके से भाग निकला और इस एस्केप ने उसकी लेजेंड को और भी मजबूत बना दिया। कई बार मिलिट्री कैंपेन चलाने के बावजूद मुगल एम्पायर मराठाओं को पूरी तरह से कभी दबा नहीं पाया। शिवाजी की मौत के बाद भी विरोध जारी रहा, जो उसके वारिसों ने संभाला। डेक्कन एक ऐसा इलाका बन गया जहां लगातार जंग चलती रही, जिससे मुगल खजाना खाली होता गया और मैन पावर पर भी भारी बोझ पड़ा। नॉर्थ इंडिया में भी औरंगजेब को सख्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। पंजाब में सिख कम्युनिटी, जो शुरू में एक धार्मिक मूवमेंट थी, अब धीरे धीरे एक सियासी और मिलिट्री ताकत में बदल चुकी थी। मुगल अथॉरिटी के साथ उनकी टकराहट बढ़ने लगी। 1675 में गुरु तेग बहादुर की फांसी ने एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया, जिसके बाद सिखों ने अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने का रास्ता अपना लिया। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख कम्युनिटी ने एक ज्यादा मिलिटेंट पहचान अपनाई। 1699 में उसने खालसा की स्थापना की, एक ऐसी ब्रदरहुड जो धार्मिक आजादी की रक्षा और अत्याचार के विरोध के लिए समर्पित थी। इस बदलाव ने मुगल स्टेट के लिए एक नई और लंबे समय तक रहने वाली चुनौती खड़ी कर दी। राजपूत्स, जो कभी मुगल ताज के सबसे भरोसेमंद अलाइज हुआ करते थे, वो भी धीरे धीरे निराश होने लगे। औरंगजेब का राजपूत सक्सेशन डिस्प्यूट्स में दखल देना और राजपूत इलाकों में मुस्लिम गवर्नर्स अपॉइंट करना बगावत का कारण बना। मारवाड़ और मेवाड़ जैसे रीजन में राजपूत रेजिस्टेंस फैल गया और अकबर के दौर में बनी हुई अलायंस को परमानेंट नुकसान पहुंचा। ये सभी बगावतें अलग अलग घटनाएं नहीं थी, ये एक बड़े असंतोष का हिस्सा थी, जो औरंगजेब की पॉलिसीज, ज्यादा टैक्स का बोझ और लगातार जंग से पैदा हुआ था। बादशाह भले ही थकता नहीं था, लेकिन जीते गए इलाके अक्सर टेम्परेरी साबित होते थे।
जमीन बार बार हाथ बदलती रही और कंट्रोल बनाए रखने की कीमत दिन ब दिन अनसस्टेनेबल होती जा रही थी। 17वीं सदी के आखिरी दौर तक मुगल एम्पायर बहुत विशाल तो था, लेकिन अंदर से काफी कमजोर हो चुका था। रीजनल पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और सियासी एम्बिशंस पर बेस्ड मूवमेंट्स ने इंपीरियल अथॉरिटी को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया था। एम्पायर अभी खड़ा था, लेकिन उस पर पड़ा हुआ तनाव बिल्कुल साफ दिख रहा था। 1680 के शुरुआती दौर तक मुगल एम्पायर अपनी सीमाओं के बिल्कुल आखिरी किनारे तक फैल चुका था। औरंगजेब के नीचे ये लगभग पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट पर फैल गया था, उत्तर में कश्मीर से लेकर डेक्कन के दक्षिणी समुद्री किनारों तक। लेकिन ये बेमिसाल फैलाव एक बहुत भारी कीमत के साथ आया। एम्पायर साइज में तो बड़ा हो गया था, लेकिन यूनिटी में नहीं। औरंगजेब, जो अब एक बुजुर्ग बादशाह बन चुका था, फिर भी डेक्कन में चल रही मिलिट्री कैंपेन को खुद कमान करता रहा। उसका दरबार अब दिल्ली में नहीं टिकता था, बल्कि साउथ इंडिया के मिलिट्री कैंप्स के साथ साथ घूमता रहता था। राजधानी से इस लंबी गैर मौजूदगी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कमजोर कर दिया। प्रोविंशियल ऑफिशियल्स को ज्यादा आजादी मिल गई, कम्युनिकेशन धीमी हो गई, करप्शन बढ़ने लगा और इंपीरियल अथॉरिटी को लागू करना हर जगह एक जैसा नहीं रहा। सबसे बड़ा बोझ पड़ा मराठों के साथ चल रही लगातार जंगों का। 1689 में संभाजी की मौत के बाद भी मराठा रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया। राजा राम और बाद में ताराबाई जैसे लीडर्स के नीचे मराठाओं ने और भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड गोरिल्ला टैक्टिक्स अपना ली। वो बड़ी जंगों से बचते थे, सप्लाई लाइंस और छोटी गैरिसन पर हमला करते और फिर मुश्किल पहाड़ी इलाकों में गायब हो जाते। औरंगजेब की फौजें भले ही तादाद में बहुत बड़ी थी, लेकिन इस तरह की जंग के साथ खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाई। जीते गए किले टेम्परेरी साबित होते थे, जगह जगह बार बार कंट्रोल बदलता रहा और लगातार जंग का खर्च इंपीरियल खजाने को खाली करता चला गया। कई इलाकों में लैंड रेवेन्यू घटने लगा, कभी खेती बर्बाद होने की वजह से, कभी बगावत और अशांति की वजह से। एम्पायर की रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। नॉर्थ इंडिया में सिख रेजिस्टेंस और तेज होती चली गई। गुरु तेग बहादुर की शहादत और सिख कम्युनिटीज पर लगातार दबाव ने गुरु गोविंद सिंह के नीचे उन्हें और ज्यादा मिलिटेंट बना दिया। पंजाब में चल रही बार बार की मिलिट्री कैंपेन ने और रिसोर्सेस खर्च करवा दिए, लेकिन कोई परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं ला पाई। राजपूत अलायंस, जो कभी मुगल हुकूमत बुनियाद का एक मजबूत पिलर थी, अब हमेशा के लिए टूट चुकी थी। मारवाड़ और मेवाड़ में हुई बगावतों ने औरंगजेब को दूसरे फ्रंट से भी फौज हटाकर यहाँ भेजने पर मजबूर कर दिया। इससे एम्पायर की कैपेसिटी और ज्यादा स्ट्रेच हो गई। जैसे जैसे साल गुजरते गए, औरंगजेब और ज्यादा तन्हा होता चला गया। उसकी जिंदगी के आखिरी दौर के खत दिखाते हैं एक ऐसे रूलर को जो जंग से थक चुका था और एम्पायर की कमजोरी को महसूस कर रहा था। उसने अपने सभी पूर्वजों से ज्यादा जमीन जीती, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि कंट्रोल धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। 1707 में लगभग 50 साल तक हुकूमत करने के बाद औरंगजेब की मौत अहमदनगर के पास हुई। अपनी सादगी भरी सोच के मुताबिक उसने एक बिल्कुल सिंपल दफन की ख्वाहिश जाहिर की। उसकी मौत के साथ ही मुगल एम्पायर का सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी वाला आखिरी दौर खत्म हो गया। एम्पायर भले ही जमीन के मामले में बहुत बड़ा था, लेकिन वो थका हुआ, बिखरा हुआ और बहुत ही कमजोर हो चुका था। औरंगजेब का दौर मुगल एम्पायर को उसकी सबसे बड़ी भौगोलिक बुलंदी तक ले गया, लेकिन इसी पल से उस डिक्लाइन का सफर भी शुरू हो गया, जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। आने वाला वक्त नया उठान नहीं, बल्कि टूट फूट और फ्रेगमेंटेशन लेकर आने वाला था। 1707 के साल में औरंगजेब की मौत के साथ एक दौर का अंत हो गया, लेकिन इससे स्टेबिलिटी वापस नहीं आई, बल्कि मुगल एम्पायर में पीढ़ियों से चलती आ रही राजगद्दी की लड़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। औरंगजेब जैसे ताकतवर बादशाहों के उलट वो अपने बाद कोई ऐसा वारिस छोड़कर नहीं गया जो सबकी वफादारी हासिल कर सके। इसका नतीजा ये हुआ कि सेंट्रल अथॉरिटी तेजी से कमजोर पड़ने लगी। औरंगजेब के जिंदा बेटों में से 3 ताज के दावेदार बनकर उभरे। मोहम्मद आजम शाह ने सबसे पहले कदम उठाया और औरंगजेब की मौत के तुरंत बाद
खुद को बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन उसका दावा उसके भाई मुअज्जम, जिसे बाद में बहादुर शाह के नाम से जाना गया, ने चैलेंज कर दिया। दोनों की फौजें जजाऊ के पास आमने सामने आईं। इस जंग में बहादुर शाह जीत गया, जबकि आजम शाह अपने बेटों के साथ मारा गया। 1707 के आखिर में बहादुर शाह ताज पर बैठा। उसने कोशिश की कि अलग अलग फैक्शंस को साथ लाया जाए और औरंगजेब के कुछ सख्त फैसलों को नरम किया जाए। लेकिन तब तक नुकसान काफी गहरा हो चुका था। प्रोविंशियल गवर्नर्स अपनी आज़ादी के आदी हो चुके थे, फौज थक चुकी थी और खजाना लगातार जंगों से कमजोर पड़ गया था। बहादुर शाह सिर्फ कुछ ही साल हुकूमत कर पाया और एम्पायर को टूटने से नहीं बचा सका। 1712 में उसकी मौत के बाद मुगल दरबार पूरी तरह से अफरा तफरी का शिकार हो गया। एक के बाद एक बादशाह आए और गए, लेकिन ताकत के बल पर नहीं, बल्कि साजिशों के जरिए। कुछ ताकतवर उमरा, जिन्हें किंग मेकर्स कहा जाता है, सियासत पर हावी हो गए। इनमें सबसे ज्यादा असर रखने वाले थे सैयद ब्रदर्स, जो अपनी मर्जी से बादशाहों को ताज पर बिठाते और उतार देते रहे। दिल्ली का ताज अब फैक्शंस के हाथ में एक इनाम बनकर रह गया। जब मरकज कमजोर हुआ तो प्रोविंसेस धीरे धीरे अलग होने लगे। बंगाल, अवध और डेक्कन के गवर्नर्स ने नाम के लिए तो मुगल बादशाह को माना, लेकिन असल में वो खुद मुख्तार हुकूमत चला रहे थे। वो खुद टैक्स वसूलते थे, अपनी फौजें रखते थे और बिना इंपीरियल इजाजत के डिप्लोमेसी तक करने लगे। कागज पर एम्पायर अभी भी मौजूद था, लेकिन हकीकत में वो टूट चुका था। इसी दौरान बाहरी दबाव भी बढ़ने लगा। मराठों ने सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में तेजी से अपना फैलाव शुरू कर दिया। मुगल इलाकों से लगान वसूलना और उनकी फौजों को हराना आम बात हो गई। पंजाब में सिख ताकत मजबूत होती चली गई और नॉर्थ वेस्ट में अफगान सरदार अपना दबदबा बनाने लगे। दिल्ली का बादशाह इन सब का जवाब देने के लिए ना तो मिलिट्री ताकत रखता था और ना ही पॉलिटिकल हिम्मत। 18वीं सदी के दूसरे दशक तक मुगल एम्पायर सिर्फ नाम का रह गया था। उसकी अथॉरिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। बादशाह अब हुक्मरान नहीं, बल्कि सिर्फ एक निशानी बनकर रह गया था। इंपीरियल कमान का दौर अब खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक ऐसा युग आ चुका था जहां टूट फूट, बिखराव और फ्रेगमेंटेशन ही सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी और 1857 की बगावत के दबाए जाने के साथ ही मुगल एम्पायर का रस्मी तौर पर अंत हो गया। जो कहानी 3 सदियों से ज्यादा पहले बाबर की पानीपत की जीत से शुरू हुई थी, वो किसी नई फतूहात के साथ नहीं, बल्कि एग्जाइल, हार और खामोशी के साथ खत्म हुई। दिल्ली का ताज खत्म कर दिया गया, रेड फोर्ट को मिलिट्री छावनी में बदल दिया गया और आखिरी मुगल बादशाह अपनी जमीन से दूर एक अनजान कब्रिस्तान में दफन हो गया, बिना किसी निशान के। लेकिन मुगल कहानी डायनेस्टी के खत्म होने के साथ गायब नहीं हुई। ये एम्पायर सिर्फ टूटे हुए महल और भूली बिसरी उपाधियों का वारिस नहीं छोड़कर गया। इसने एक ऐसी तहजीब छोड़ी जो मुख्तलिफ कल्चर्स, जुबानों और यकीनों के बीच संवाद से बनी थी। आज भी दिल्ली, आगरा, लाहौर और हैदराबाद के आसमान में उठते गुंबद और मीनार शहरों की पहचान बनाए हुए हैं। ताजमहल आज भी खड़ा है, सिर्फ मोहब्बत की निशानी के तौर पर नहीं, बल्कि शाही एम्बिशन, कला और यादों की याद दिलाने के लिए। मुगल विरासत जुबान में भी जिंदा है। उर्दू, जो पर्शियन, टर्किश, अरेबिक और भारतीय बोलियों के मिलने से पैदा हुई, आज भी साउथ एशिया में जज्बात, शायरी और पहचान को जिंदा रखे हुए हैं। वो नज़्मों में जीती है, रोजमर्रा की बातों में बस जाती है और लाखों लोगों के साझा कल्चरल स्पेस का हिस्सा है। ये विरासत खाने में भी जिंदा है। धीमी आंच पर पकने वाली बिरयानी, कबाब और केसर की खुशबू वाले वो पकवान जिनकी जड़ें शाही रसोइयों तक जाती हैं। हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी मुगल असर उनके गिरने के बाद तक बना रहा। अकबर और उसके बाद के बादशाहों के दौर में सुधारे गए सिस्टम्स ने बाद में ब्रिटिश हुकूमत के तरीकों को भी शेप किया। सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, लैंड रेवेन्यू का अंदाजा लगाना और रिकॉर्ड्स रखने जैसे कॉन्सेप्ट्स एम्पायर के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहे। यहाँ तक कि कॉलोनियल रूल भी उस मुगल फ्रेमवर्क से पूरी तरह अलग नहीं हो पाया जिसकी जगह उसने ली थी।
मुगल एम्पायर की कहानी कभी भी सिर्फ उठान और गिरावट की सीधी लाइन नहीं रही। ये एक लेयर्ड कहानी थी जिसमें जंग भी थी और समझौता भी, सहिष्णुता भी थी और सख्ती भी, नए विचार भी थे और पुरानी परंपराएं भी। इसमें दूरंदेश रूलर्स भी दिए और सख्त सोच वाले हुक्मरान भी। इसने एक विशाल और विविध जमीन को जोड़ा और वक्त के साथ अपनी ही कामयाबी के बोझ तले टूट भी गया। आज भी मुगल साउथ एशिया की पहचान में घुले मिले हुए हैं। उनके मॉन्यूमेंट्स देखे जाते हैं, उनकी शायरी पढ़ी जाती है, उनका खाना बांटा जाता है और उनकी हिस्ट्री पर बहस होती है। वो सिर्फ बादशाह के रूप में याद नहीं किए जाते, बल्कि एक ऐसी कल्चरल दुनिया के निर्माता के तौर पर देखे जाते हैं जो आज भी सांस ले रही है।